कहीं न कहीं मायावती को जो लगता है पार्टी का आधार कम हो रहा है, तो शायद उसी को ब्रिज करने के लिए वो आकाश आनंद को भी लेकर के आई है। चंद्रशेखर भी तो उसी राह पे हैं। दलित और पिछड़ा जो समाज है, उनको जो उम्मीद थी शायद उस तरह की उनके पूरी नहीं हुई। सबका सवाल रहता है कि क्या इस बार भी ओवैसी साहब आएंगे साथ में? ये कहना मुश्किल है। एक टाइम था मायावती और मुलायम ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन ये भी हुआ कि बुआ बबुआ साथ आए। अभी तो वेट एंड वॉच है, राजनीति में कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज फिर से विजय सर मेरे साथ हैं और आज हम बातचीत कर रहे हैं मायावती की जो पॉलिटिक्स जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है इस बार उसकी, क्योंकि पिछले दिनों लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था बसपा का। जब बसपा के कार्यकर्ता अंदर जा रहे थे, हॉल के अंदर जा रहे थे, उस टाइम पे उनके मन में बहुत जिज्ञासाएं थी कि इस बार क्या होने वाला है, बहन मायावती क्या मंत्री देने वाली है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आए तो सबके दिमाग में एक ही जोश था कि इस बार तो हम सरकार बना देंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस मीटिंग में और कौन से समीकरणों को लेकर वो कार्यकर्ता दावा कर रहे थे कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं? क्योंकि बसपा की हालत आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार ग्राफ गिर रहा है, लेकिन वो ग्राफ कैसे उठेगा और क्या स्ट्रेटेजी इस बार अपना रही हैं बहन मायावती, उस पर बातचीत करेंगे। सर, देखा होगा आपने कि जैसे ही वो लंबी लाइन अंदर गई तो बहुत सवाल थे, हमारे सहयोगी वहां पर थे, उन्होंने बातचीत की। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब तो हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार सरकार बन रही है। क्या हुआ था उस दिन? एक आपने जो सवाल पूछा उससे मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। वो बेसिकली बीजेपी के बड़े नेताओं में से प्रमोद महाजन हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार वो एक घटना का जिक्र कर रहे थे कि कहीं रैली थी, चुनावी रैली थी, और उस चुनावी रैली में चारों तरफ बीजेपी जीतेगी ऐसी बात हो रही थी। तो वहां जो लोग उसमें उस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, दूसरे नेता भी थे। तो लोगों ने कहा कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी की यहाँ पर बम्पर जीत तय है। तो वाजपेयी जी वहां से निकल लिए और बोले कि मैं तुरंत चला जाता हूं। तो वहां पर दरअसल उसमें संदेश ये था कि जहां पर आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हों तो जोश से लवरेज तो रहेंगे ही रहेंगे, इस बात की तो मैंने उसमें अंदेशा नहीं। जब बीएसपी के कार्यकर्ता जुटेंगे और उन्हें जुटाया गया है तो इस उम्मीद के साथ जुटे हैं कि अगली सरकार तो बनेगी अपनी, और डेफिनेटली 14 साल से तो मायावती सत्ता से बाहर है, 15 साल इस बार हो जाएंगे। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शून्य बटा सन्नाटे में है यूपी की राजनीति में। लेकिन मायावती इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उनका मानना है, उनकी पार्टी की सोच है कि एक बड़ा वर्ग जो है वो उनके साथ किसी भी परिस्थिति में रहता ही है, उनके साथ छोड़ करके नहीं जाता। तो उस वोट बैंक, दरअसल उसी वोट बैंक को समाजवादी पार्टी भी अपने पाले में लाना चाहती है, उसी को बीजेपी भी खींचना चाहती है, उसी वोट को कांग्रेस भी खींचना चाहती है। तो मायावती उस वोट को चार्ज करते हुए, अपने उन वोटरों को चार्ज करते हुए एक तरह से एक करने, यानी जिसको कहते हैं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। मायावती अगर पूछिए कि आज की तारीख में कहां खड़ी है, तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि जब 1989 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो 245 सीटों पर बीएसपी लड़ी थी। अच्छा। और उसे 2.07% वोट मिले। अच्छा। 2024 में जब चुनाव हुए 288 सीटों पर लड़ी, 0 रहा, एक भी जीत नहीं पाई, और वोट परसेंट रहा 2.07%। 2.07%, यानी 35 साल पहले बीएसपी जहां खड़ी थी वहां एक तरह से आकर के खड़ी दिख रही है। तो आप सोचिए नेता का कितना बड़ा हुनर होता है कि पार्टी इतनी बुरी स्थिति में है लेकिन फिर भी वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहा है कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, अकेले लड़ेंगे। यही तो राजनीति है। लेकिन सर, बहुत सारे ऐसे समीकरण बसपा बनाने की कोशिश कर रही है जिस समीकरण से वो सत्ता पर आए थे। जाहिर सी बात है, मुस्लिम और जाटों का जो गठबंधन है, साथ में उसमें ब्राह्मण वोट जो उन्होंने मिक्स किया था, जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है बसपा की खासतौर पर, कि उसी की बदौलत उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार भी कोशिश वही है, लेकिन उनकी कोशिश में सेंध लगाने बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कोशिश भी कर चुके हैं। और ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि बीजेपी का साथ छोड़ दें। क्या लगता है? देखिए, राजनीति गणित से नहीं चलती, चुनावी राजनीति गणित से नहीं चलती, वो रसायन से चलती है, उसमें रसायन काम करता है।
और ये जितने भी अगर मगर चीजें हम लोग अभी बातें कर रहे हैं कि ये जैसे मायावती का भी अगर फॉर्मूला देखें, मायावती जिस समीकरणों के सहारे आगे मतलब 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उसे नाम दिया जा रहा है DMO। डी मतलब दलित वोटर, एम मतलब मुस्लिम और ओ मतलब ओबीसी, जिस पर वो फोकस कर रही हैं। इसी तरह अखिलेश जब उनका पीडीए जो है पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, उसकी परिभाषा भी बदलती रहती है, कभी वो अगड़ा भी बोल देते हैं, तो उसमें कई चीजें हैं। लेकिन अब जो मूल बात यह है कि आज की तारीख में वोटर इतना स्मार्ट हो गया है या इतना स्मार्ट है कि वो बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं चाहता है। वो क्या करता है, अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। किसी को भी जो ट्रेंड दिखा है वो कहते हैं ना थंपिंग मेजोरिटी से लाना चाह रहा है। और यूपी में मान लीजिए कि जो समीकरण है उसमें अगर उसके पास बीजेपी और अखिलेश बड़े विकल्प के रूप में दिख रहे हैं, तो मायावती अपने साथ जो पुराना उनका जो एक खास वर्ग का जो वोटर है उसी तक सीमित रहे और उसी को कंसोलिडेट करना चाह रहे। बेसिकली उनके उसी दलित जो पिछड़े अति पिछड़े वाले जो वोटर है उसी को बचाने की भी लड़ाई है उनके पास। चंद्रशेखर भी है ना सर, चंद्रशेखर भी तो उसी राह पे है। चंद्रशेखर का भी अब उत्तर प्रदेश जैसे भीम आर्मी उन्होंने बनाई उसके बाद से तो इतने ज्यादा चर्चित हैं। तो ये मान के चलिए कि जहां पर 90% जाटों का वोट पहले बसपा को मिलता था, अब वो 20% मान के चले कि चंद्रशेखर को मिल ही रहा है। नहीं, देखिए चंद्रशेखर ने भी एक युवा नेता के तौर पे दलितों के बीच में अच्छी पैठ बनाई। भीम आर्मी ने उनका बहुत काम किया। भीम आर्मी ने देखा जाए तो बहुत तरह के जो सोशल वर्क भी किए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जगह बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की उम्मीद मुझे लग रहा है जो दलित और पिछड़ा जो समाज है उनको जो उम्मीद थी शायद उस तरह की उनके पूरी नहीं हुई और वो इतने बड़े नेता नहीं रहे। उनका एक बहुत ही छोटे पॉकेट तक ही आधार रहा। मायावती आप जो भी चाहे, आप जितनी भी कहे, मुख्यमंत्री रही है जी, मुख्यमंत्री रही, उन्होंने चलाया है, दिखाया है। और जो एक कहते हैं दलित जो पॉलिटिक्स है, जो बिहार जो यूपी में दलित पॉलिटिक्स है, उस लीगेसी को या यूपी क्या गया देश में भी जो दलित पॉलिटिक्स रही है उसमें एक बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं मायावती को जो लगता है, जो मुझे लग रहा है कि वो यूथ के बीच में नहीं जगह बना पा रही या उनकी पार्टी का आधार कम हो रहा है, तो शायद उसी को ब्रिज करने के लिए वो आकाश आनंद को भी लेकर के आई हैं। और आकाश आनंद जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से कोशिश की जा रही है नए सिरे से रिवाइवल की, अब देखिए उसमें क्या होता है, क्योंकि अभी तो वेट एंड वॉच है। वो राजनीति में कोई भी किसी के साथ मिल सकता है, ये भी कभी नहीं सोचा गया था। एक टाइम था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी की मायावती और मुलायम ने मिलकर सरकार बनी थी ना, मैंने कांसीराम का वो दौर था। बाद में वो रिश्ता ऐसा टूटा, लग रहा था कि कभी साथ नहीं आएंगे, लेकिन ये भी हुआ कि बुआ बबुआ साथ आए। बिल्कुल। तो ऐसा कोई बेसिकली परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि राजनीति किस तरह से है। तो यूपी में भी बहुत कुछ होना है। यूपी में सत्ता में आने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट, या तो चेहरा आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास संगठन होना चाहिए। तो मायावती अभी बसपा की बात करें, चेहरा तो उनके पास नहीं है सर। आकाश आनंद मैं नहीं मानता कि वो चेहरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन संगठन उनके पास है। अब वो संगठन कितना एक्टिव है वो अब देख ही रहे हैं। देखिए बीएसपी में चेहरा भी मायावती जी, आकाश आनंद के जरिए यूथ वोटरों को अपने पास ले आने की कोशिश हो रही है। बीएसपी में एक तरह से मान के चलिए जब मायावती थी पावर में तब भी उनके नीचे 0 सन्नाटा था। चाहे जितने भी आप नाम गिन लें, कि कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में ये स्थिति भी आती है कि कौन नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, तो आप नहीं बता सकते। आप नहीं बता सकते कि नंबर 2 कौन था बीएसपी में। आज पता चला जो और नंबर 2 का दावेदार है कल कहां रहेगा उसका पता ही नहीं चलेगा। तो जहां जिन पार्टियों का आधार ही ऐसा है जिसमें एक आदमी, कहते हैं ना पर्सनालिटी कल्ट जिसको पॉलिटिक्स में कहते हैं, वहां ये समस्या रहती है। उसी के इशारे पर उसी नेता के पीछे पार्टी खड़ी होती है। बीएसपी एक पार्टी है जिसमें नेता भी है, एक विचार भी है, लेकिन उस विचार के साथ क्या बीएसपी 2027 में वापसी कर पाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अब उसमें वो कितना सुधार करती है, आकाश आनंद के जरिए कितना एड ऑन करती है, कितना यूथ को जोड़ती है, महिलाओं को कैसे जोड़ती है, जो नई जो सोशल इंजीनियरिंग है उसमें आर्थिक पक्ष को जोड़ते हुए कितना खुद को आगे बढ़ाती है, इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी यूपी के समीकरणों में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत वैक्यूम है। बिल्कुल सर, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद लगभग चीजें तस्वीरें साफ होती जाएंगी, नजदीक आएगा। लेकिन सर एक सबका सवाल रहता है कि क्या इस बार भी ओवैसी साहब
आएंगे साथ में, क्या आएंगे? ये कहना मुश्किल है, इसलिए कहना मुश्किल है कि ओवैसी साहब के पास मान लीजिए कि अगर विकल्प होता है, अगर ये विकल्प मिलता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाए, मान लीजिए, तो मुझे लग रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? बिहार चुनाव में वो आरजेडी के साथ जाना चाहते थे। आरजेडी से वो जितनी सीटें मांग रहे थे उतनी सीटें आरजेडी ने नहीं दी, फिर वो अकेले लड़े। रिजल्ट सामने है, आरजेडी को भी पता है क्या नुकसान हुआ। बिल्कुल हो सकता है कि सेम चीजें अगर वो पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो अखिलेश यादव अपने कहते हैं कि चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वो नोएडा से कर रहे हैं, और शायद मुझे लग रहा है इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पूर्वांचल में जो बुंदेलखंड में बीजेपी का खास जोर है, तो ऐसे में जिधर नोएडा से शुरुआत करके वो एक नया मैसेज देना चाह रहे हैं, और वहां पे जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन पे ओवैसी डेंट ना मारे और उससे नुकसान समाजवादी पार्टी को ना हो। हमको लग रहा है इस गुणा गणित पे, इस गुणा भाग पे समाजवादी पार्टी भी बहुत काम कर रही होगी। और मुझे उस स्ट्रेटेजी में एक बदलाव जो दिखा पिछले बार, कि अखिलेश यादव क्या कर रहे थे टाइम टू टाइम, अगर याद होगा तो सीट अनाउंस कर दी, कुछ समय में बदल दिया। उससे क्या हो रहा था, बीजेपी एनडीए बीजेपी कही है वो तय नहीं कर पा रही थी कि किसको कैंडिडेट थे। जब आपको पता ही नहीं चले, आखिरी वक्त में स्ट्रेटजी बदलते रहेगी। तो अभी मुझे लग रहा है अखिलेश की स्ट्रेटजी में भी बहुत बदलाव दिखेगा, मायावती की भी स्ट्रेटजी में बहुत बदलाव दिखेगा। जो एक बात जो कही जा रही है, जो करीब करीब ये है कि दिल्ली में भी उनको टाइप 8 बंगलो अलॉट किया गया है, तो उसके भी बिटवीन द लाइन मायने निकाले जा रहे हैं। तो कई बार जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि मायावती अकेले लड़के कोई नया समीकरण बना दे, तो राजनीति में कुछ भी साथ आ जाए। हाँ, चंद्रशेखर साथ आए, चंद्रशेखर किसके साथ आए, वो इंडिपेंडेंट लड़ते हुए क्या करें। एक मुझे जब आपने कहा तो मुझे एक वाकया याद आया कि ये पुराने चुनाव का है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये चुनाव बीपी सिंह का चुनाव था, तो उसमें किसी ने कहा कि भाई बहुत ही टफ फाइट थी। ये बीपी सिंह का चुनाव मतलब ये लोकसभा चुनाव की बात है, जब वो कांग्रेस से अलग हुए थे बगावत करके, अगर मैं सही हूं तो उस वक्त मेल मुलाकात की बहुत सी बातें चल रही थी कि कैसे उनके सामने भी टक्कर थी, कांटे की टक्कर थी, भाई ये साख का सवाल था। तो कहते हैं कि एक मुलाकात हुई मीटिंग में और इन्होंने मदद मांगी, बीपी सिंह ने कांसी राम से। तो कांसी राम ने कहा कि मैं आपकी दूसरे तरह से मदद कर सकता हूँ। तो बोले कि क्या? बोले कि मैं चुनाव लड़ जाऊं। तो भाई आप गए हैं मदद मांगने, कह रहे कि चुनाव लड़ जाऊंगा। तो क्या हुआ कि वो चुनाव लड़ गए, उन्होंने वोट काट दिए, वोट जिसके कम हुए बीपी सिंह उसमें से निकल गए चुनाव में, कांग्रेस और बीपी सिंह के उस फाइट में। तो राजनीति में जरूरी नहीं है जो वोट काटता है ना, वो किसका वोट काट रहा है ये भी मैटर करता है। तो रास्ता कैसे विधानसभा का बनेगा हर सीट पे, उसके लिए बहुत तरह की भीतर खाने रणनीति पे काम। ये तो एक एग्जाम्पल था जिसे हमने कहा। तो ऐसी भी चीजें होती है, कहते हैं ना, तीन तरह के कैंडिडेट चुनाव में, पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, हाँ, ये वाले तीन तरह के कैंडिडेट होते हैं चुनावी राजनीति में। एक जीतने के लिए लड़ता है, दूसरा जो जीता हुआ है, जो जीतने की उम्मीद उसको रोकने के लिए लड़ता है, और तीसरा वोट काटने के लिए लड़ता है। तो जो वोट काटने के लिए लड़ता है ना, वो किसका गेम बना देगा, किसका बिगाड़ देगा, कहना मुश्किल है। तो यूपी तो बड़ा है, राजनीति के प्रयोगशाला रहा है, वहां पर अद्भुत प्रयोग इस बार भी दिखेंगे कोई ऐसा। अब आखिरी सवाल हम जनता पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आप रोजाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी टॉक शो जो है वो सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 8 बजे आपको देखने को मिलेगा, और आज का जो हमारा डिस्कशन था वो मायावती की स्ट्रेटेजी पर था। हमने जो आज बातचीत की है उस पर आपकी क्या राय है, पहले तो आप कमेंट कर वो बताएं, और दूसरा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार मायावती किस नंबर पर रहने वाली है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4? कमेंट जरूर करें, और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।